नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। बिहार के जिन बच्चों का कल केमिस्ट्री का एग्जाम है, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न कल आप लोगों के केमिस्ट्री वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, विटामिन जो खून को अस्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कौन है, आप सभी बताएंगे। विटामिन ए है, बी है, ई है या फिर के है। पहला का सही आंसर क्या होगा? पहला का सही आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के ही खून को अस्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा, खून को अस्कंदित होने में कौन विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला, विटामिन के वाला। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 2 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में कौन एक एल्कालाइड है। यहाँ पर आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन एक एल्कालाइड है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। निकोटीन भी है, एट्रिपिन भी है, कोकेन भी है, यानी कि इनमें से सभी होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरे सवाल में चलते हैं। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, एक कच्चा पदार्थ जो नॉयलन बनाने में प्रयुक्त होता है वह कौन है, आप सभी बताएंगे। आप लोगों को उस पदार्थ का नाम बताना है दोस्तों, जो कि नॉयलन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल का ही प्रयोग होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम लोग अगले नंबर के प्रश्न पर। यहाँ पर 4 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षारीय है। निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षारीय कौन है, आप सभी बताएंगे। आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षारीय कौन है। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि C2H5 का होल्ट वाइज NH। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है दोस्तों, फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। फार्मेलिन का व्यापारिक नाम है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, फार्मेलिन का व्यापारिक नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन देखकर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का। फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है किसका? तो 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आइए 6 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है। आप सभी बताएंगे 6 का सही ऑप्शन। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 का सही आंसर क्या होगा, आप सभी बताएंगे। 6 का यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला, ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस को आप लोग याद रखेंगे। 7 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है कॉपर, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या है 29। आप सभी बताएंगे कि कॉपर आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों कॉपर आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ताप पर,
मात्रा पर, भार पर या फिर समय पर। यहाँ पर राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा दोस्तों ताप पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। आप सभी को उस विधि का नाम बताना है जिसके द्वारा दोस्तों कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर होगा अपोहन। अपोहन विधि के द्वारा ही कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है। आप लोग बताएंगे उस यौगिक का नाम। बताइए दोस्तों कि ऐसा वह कौन सा यौगिक है जिसका शून्य द्विआघूर्ण है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CCl4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा। देखिए गलती से यहाँ पर कैपिटल L टाइप हो गया है, जबकि कैपिटल L बिल्कुल भी टाइप नहीं होना चाहिए था। क्लोरीन के लिए दोस्तों C कैपिटल होता है और L स्मॉल होता है, बिल्कुल भी L कैपिटल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर गलती से कैपिटल लेटर में टाइप हो चुका है L, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों L को कैपिटल नहीं समझिएगा, स्मॉल समझिएगा। ठीक है, 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। यहाँ पर 11 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। मुद्रा धातु इनमें से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कॉपर, सिल्वर और दोस्तों हो जाएगा सोना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखेंगे। 12 नंबर के सवाल में है, यहाँ पर 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। ब्लीचिंग पाउडर है या फिर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला है या फिर हाइपो है या पोटास एलम है। 12 का सही आंसर क्या होगा। 12 का सही आंसर होगा पोटास एलम। पोटास एलम ही एक प्रकार का द्विक लवण है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मेथेन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर के सवाल में पूछा गया है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 14 के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NH। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है NH। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर के सवाल में पूछा गया है, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। आप सभी को उस रोग का नाम बताना है जो कि विटामिन ई की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है जनन क्षमता की कमी। जनन क्षमता की कमी वाला रोग होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 16 नंबर के सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है। आप सभी बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है। आप लोगों को विटामिन का नाम बताना है। तो यहाँ पर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ही जल में घुलनशील है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर 17 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। आप लोगों को दोष का नाम बताना है। बताइए कि 17 का राइट आंसर क्या होगा। 17 का राइट आंसर, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 17 का सही आंसर हो जाएगा एफ केंद्र दोष। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 18 नंबर के सवाल में यदि आए तो इसमें पूछा गया है, रावादार ठोस इनमें से कौन है। इनमें से रावादार ठोस कौन है। तो 18 का सही आंसर होगा हीरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर के सवाल में आते हैं।
पूछा गया है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है। यहाँ पर आप सभी बताएंगे दोस्तों जोड़े का नाम। आप सभी को बताना है कि इनमें से ऐसा वह कौन सा जोड़ा है जिसमें चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है। तो 19 का यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा HCP और CCP। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल में है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 20 के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास एफ केंद्रों के कारण। किसके कारण? एफ केंद्रों के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर के सवाल में पूछा गया है दोस्तों 0.0 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन के हिमांक में अवनमन है। अवनमन कैसा होगा आप लोग बताएंगे। अवनमन समान होगा, लगभग दुगुना होगा, लगभग तिगुना होगा या फिर लगभग 6 गुना होगा। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर आ जाएगा लगभग तिगुना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। ठीक है, यहाँ पर 22 नंबर के सवाल में है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 22 के लिए राइट आंसर हो जाएगा यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। कौन? तो आदर्श विलयन। जो आदर्श विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 23 नंबर सवाल में पूछा गया है किसी सेल अभिक्रिया की समय अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। किसी सेल अभिक्रिया की समय अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शून्य। ठीक है, विद्युत वाहक बल शून्य होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर के सवाल में यदि आए तो इसमें आप सभी से पूछा गया है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है आप सभी बताएंगे। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 24 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। 25 नंबर के सवाल में पूछा गया है विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहा जाता है आप लोग बताएंगे। तो 25 के लिए राइट आंसर हो जाएगा धात्विक चालक। धात्विक चालक कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर सवाल में पूछा गया है 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर 26 का सही आंसर होगा 1 ग्राम समतुल्य के। 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 27 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। 27 नंबर वाले सवाल में पूछा गया है किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो इसमें से कौन सा संबंध सही होगा आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 27 के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यानी कि डेल्टा H इजिकल टू 0। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, जब किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान हो जाए तो डेल्टा H इजिकल टू हो जाएगा 0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 28 नंबर के सवाल में है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर में आते हैं। इसमें पूछा गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 11/2 का मान होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 11/2 का मान कितना होता है? तो यहाँ पर 29 के लिए राइट आंसर हो जाएगा 0.693 यहाँ पर के। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऐसे आप देख सकते हैं 0.693 बटा में के ना, बटा में के। यहाँ पर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर के सवाल में आते हैं।
30 नंबर के सवाल में पूछा गया है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। आप लोगों को उस गैस का नाम बताना है जिसके द्वारा चारकोल का सबसे अधिक अवशोषण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। दोस्तों चारकोल के द्वारा जो सबसे अधिक अवशोषण होता है गैस का, उस गैस का नाम आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर 30 के लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों NH3 यानी कि अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस का ही अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन छूटिए गया है। 31 नंबर के सवाल में है निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। अणु संख्या गुणधर्म इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पर 31 के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 32 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सनही क्लोराइड है। इनमें से कौन सा द्रव सनही क्लोराइड है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 33 नंबर के सवाल में यदि आए तो इसमें पूछा गया है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बताएंगे। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है अयस्क। अयस्कों से ही खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 34 नंबर में। 34 नंबर सवाल में है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 34 के लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 35 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉपर पाइराइट का सूत्र ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, यहाँ पर कॉपर फेरक सल्फाइड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर के सवाल में आप सभी से पूछा गया दोस्तों परागलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। परागलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या प्रयुक्त होता है। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कॉपर। कॉपर नहीं है, कार्बन है, कार्बन प्रयुक्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 39 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो दोस्तों हो जाएगा अधातु। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, गैस होता है अधातु, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर के सवाल में आप सभी से पूछा गया है यहाँ पर निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है। निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है आप लोग बताएंगे। तो 40 का यहाँ पर सही आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ही सर्वाधिक आयनन विभव है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 41 नंबर के सवाल में कहा गया है PCl4 का ज्यामितीय आकार है। यहाँ पर छूट चुका है, PCl4 होगा। ठीक है, PCl4 का ज्यामितीय आकार है। PCl4 का ज्यामितीय जो आकार है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 42 नंबर के सवाल में कहा गया है किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। आप सभी को उस यौगिक का नाम बताना है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि HF है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर
आप लोग यहाँ पर दोस्तों समझेंगे, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलता है, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 43 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है, तो 43 के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर Pb यानी कि लेड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 44 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है किस ग्रुप के तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो डी ब्लॉक ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 45 नंबर सवाल है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है, तो 45 के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं है, इसमें मैग्नीज है, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ना, मैग्नीज। 46 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें है पोटेशियम आयरन साइनाइड में आयरन का प्रसंस्करण क्या है। आयरन का प्रसंस्करण आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी D2sp3। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर के सवाल में कहा गया है कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी। कॉम्प्लेक्स यानी कि यौगिक में क्या होगी, तो यहाँ पर 47 के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 48 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है 48 नंबर के सवाल में, यहाँ पर देख सकते हैं 48 नंबर सवाल में है दोस्तों, यहाँ पर क्रोमियम जल क्लोरीन संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है आप सभी बताएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 48 के लिए राइट आंसर हो जाएगा +3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 49 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। इसमें से किस अपरूप में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है आप सभी बताएंगे, तो 49 का सही आंसर होगा ग्रेफाइट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर सवाल है, हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण sp3 है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 नंबर के सवाल में कहा गया है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का जो नाम है वो है प्रोपेनॉन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 52 नंबर के सवाल में कहा गया है बेंजीन का सरल सूत्र है। बेंजीन का सरल सूत्र होता है C6H6। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 53 नंबर के सवाल में कहा गया है जवीटर आयनन बनाने में कौन समर्थ है। जवीटर आयनन बनाने में कौन समर्थ है दोस्तों, तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर हो जाएगा H2NCH2COOH। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, H2NCH2COOH। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 54 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें बोला गया है CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, तो 54 के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा C2H3NH2। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 55 नंबर सवाल में है पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इथिन का। इथिन का ही बहुलक कौन है, तो पॉलीथीन है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 56 नंबर के सवाल में पूछा गया है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो 56 का सही आंसर होगा आइसोप्रीन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं दोस्तों 57 नंबर के सवाल में, इसमें पूछा गया है निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है, तो 57 के लिए राइट आंसर होगा फ्रुक्टोज। सही आंसर होगा फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 58 नंबर के सवाल में है विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए क्या कहलाता है, तो 58 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए कहलाता है रेटिनॉल। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
यहाँ पर 59 नंबर सवाल है, पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर पीड़ाहारी प्रतिजैविक है। यहाँ पर 59 का दोस्तों राइट आंसर होगा पीड़ाहारी ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पैरासीटामोल एक पीड़ाहारी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर के सवाल में है दोस्तों, फिनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% का घोल उपयोग किस रूप में किया जाता है, किस रूप में उपयोग किया जाता है बताएंगे। तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विसंक्रामी। विसंक्रामी में किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर के सवाल में पूछा गया है, CHL3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। CHL3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, तो 61 का सही आंसर होगा आयोडीन मुक्त होकर निकलना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 62 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें आप सभी से पूछा गया है दोस्तों, ग्रीक नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी किसके साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर सही यौगिक क्या होगा, यहाँ पर सही यौगिक होगा C2H3Cl। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 63 नंबर में चलें तो पूछा गया है, एल्केन नल का समान सूत्र होता है। एल्केन नल का समान सूत्र क्या होता है, तो 63 का यहाँ पर सही आंसर होगा CnH2nO। CnH2nO, ठीक है, यही सूत्र होता है, आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर 64 नंबर के सवाल में पूछा गया है, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। आप सभी को उस ग्रुप का नाम बताना है जिसके द्वारा दोस्तों एल्केन के एक हाइड्रोजन को, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यही ना एल्केन बनने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ही दोस्तों प्रतिस्थापन किया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें आप सभी से पूछा गया है, फिनॉल का सूत्र है। फिनॉल का सूत्र इसमें से क्या है, फिनॉल का सूत्र इसमें से हो जाएगा दोस्तों आपका C6H5OH। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। 66 नंबर के सवाल में है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। जल में विलय कौन सा यौगिक है बताएंगे। तो यहाँ पर 66 का सही आंसर होगा CH3CH2OH। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 67 नंबर के सवाल में है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि CH3COOH वाला अम्ल पाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 68 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। आप सभी को उस अभिक्रिया का नाम बताना है जिसमें नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा कैन्जारो अभिक्रिया। कैन्जारो अभिक्रिया ही सही आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 69 नंबर के सवाल में है, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। कैनिजारो प्रतिक्रिया क्या नहीं दिखलाता है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 69 का राइट आंसर होगा। 70 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु कैसा होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइड। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री से संबंधित 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर समझकर उसके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।